दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि क्या बिहार के मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें बिहार सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं। जी हां, बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने अनुसूचित जाति के लोगों से अपील की है कि वे मुसलमानों से झगड़ा मत करिए, जब उनसे किसी भी तरह की ईर्ष्या या फिर द्वेष रखना उचित नहीं है। जब वे 20 से 25 पुश्त पहले हमसे ही बदल करके गए हैं, जब वे भी हमारे अपने हैं। अशोक चौधरी ने कहा है कि मुसलमानों में 90% वैसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं। कुछ पुश्त पहले उनके पूर्वज भी हिंदू थे। बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म में छुआछूत के कारण धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। इसीलिए मुसलमान कोई गैर नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों को मुसलमान को गैर नहीं मानना चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में देश का सबसे महंगा बिजली मिल रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार को ही देश का सबसे महंगा बिजली दिया जा रहा है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी परेशान है। नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार में वन नेशन वन टैरिफ लागू हो, यानी कि पूरे देश का बिजली रेट एक ही जैसा हो, या देश भर में बिजली के रेट सेम होना चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिल रही है। जब बिहार में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की मांग अब तेज हो गई है, आम लोग भी इस बात से खफा दिख रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार बिजली के मामले में बिहार के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव कर रही है। केंद्र पर यह आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार लगा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ऊर्जा विभाग पर विधानसभा में बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार जैसे गरीब राज्य को ज्यादा महंगी बिजली दे रही है। उन्होंने वन नेशन वन टैरिफ लागू करने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि केंद्र सरकार को यह जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया था कि बिजली को लेकर के पहले से मांग की जा रही है कि वन नेशन वन बिजली दर लागू हो। यह राज्य सरकार ने केंद्र को मदद करने के लिए राज्य की यानी कि बिहार की बिजली उत्पादन इकाइयों को भी भारत सरकार को सौंप दिया। इसके बावजूद भी देश में सबसे महंगी बिजली बिहार को ही मिलती है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य को 5.82 रुपये प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है, जबकि गुजरात जैसे विकसित राज्य को महज 3 रुपये 74 पैसे यूनिट बिजली दी जा रही है। सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को 4 रुपये 32 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश को भी 3 रुपये 49 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जाती है। लेकिन बिहार के साथ ये अन्यायपूर्ण क्यों हो रहा है? बिहार के साथ अन्याय क्यों कर रहा है मोदी सरकार? क्योंकि बिहार में देश के सबसे ज़्यादा महंगे बिजली मिल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने भाजपा सदस्यों से कहा कि वे बाहर जो भी बोलते हैं वे बोलते रहे, पर केंद्र सरकार से कहें कि राज करना चाहते हैं तो फिर देश में बिजली की एक ही रेट तय करें, तब फायदा मिलेगा। बिहार ने तो एक एक घर में बिजली पहुंचा दी है। साल 2018 में 2 माह पहले से ही घर बिजली पहुंच गई थी। जहां आप सब भी इस बात को समझिए, बिहार के लिए आप सबका बोलना जरूरी है। देश को आपका इंतजार है, आप अगला प्रधानमंत्री बने और बिहार वासियों का सपना पूरा हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जब दावत इफ्तार में पहुंचे तो फिर अपने सामने लाल किला देख करके अचानक ठिठक गए और देर तक एकाएक देखते रह गए। जब फिर लोगों ने उन्हें वहां बैठा दिया और कामना की कि वे अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज हों। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार की शाम पटना के फुलवाड़ी शरीफ में स्थित इस्लामिया बीएड कॉलेज में सीएम नीतीश कुमार दावत इफ्तार में शामिल हुए। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर के इस दावत इफ्तार में आकर्षण का केंद्र नीतीश कुमार के पीछे बने लाल किले का बोर्ड था। जब नीतीश कुमार लाल किले के बने प्राचीर के नीचे बैठ करके इफ्तार करते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार के साथ लाल किले की तस्वीर वाली पोस्ट को जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने लगवाए हैं और लिखा है कि देश को आपका इंतजार है। इसके साथ
रमजान की मुबारकबाद भी दी गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने सीएम नीतीश कुमार के लिए लाल किले जैसे मंच बनवा करके ये मैसेज दिया कि लाल किले पर झंडा फहराने की बारी अब नीतीश कुमार की है। इफ्तार के मंच और फिर पोस्टर के जरिए ये संदेश दिया गया कि जेडीयू के पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही है। भले ही नीतीश कुमार खुद को पीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर रहे हैं और उनके सहयोगी तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। जहां इस बार जेडीयू बिहार में पूरी तरफ फोकस कर रही है, तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। माना यह जाने लगा है कि बिहार से होकर के इस बार केंद्र का रास्ता निकलेगा। साथ ही बीजेपी ये भी मानकर चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर 40 सीटों में अधिकतर पर जीत हासिल कर ली तो 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत की राह आसान हो जाएगी। अमित शाह नवादा और इससे पहले बिहार की सभी रैलियों में बार बार कहते हैं कि अब एनडीए में नीतीश की एंट्री किसी कीमत पर नहीं होगी। साथ ही अमित शाह ये भी कहते रहे हैं कि देश में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि पोस्टर के जरिए जेडीयू ने बीजेपी को करारा जवाब देने की कोशिश की है। जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि उनकी नज़र में नीतीश कुमार की विपक्ष के पीएम कैंडिडेट हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ने के दावे के बाद चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सभी 40 सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने पटना पहुंचने के बाद कहा है कि हर पार्टी अपना दायरा बनाना चाहती है। अमित शाह भी यही कह रहे हैं। हम सभी 40 सीटों पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि आप जानते हैं कि बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एलजेपी-आर की एक पार्टी संरचना है और वे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अपने चाचा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से सहयोग के बारे में पूछे जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि ये इस जीवन में संभव नहीं है। चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा खुल करके बीजेपी का समर्थन अब कर रहे हैं। वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अमित शाह के इस ऐलान के बाद इन तीनों नेताओं को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दूं कि अमित शाह ने रविवार को नवादा रैली के दौरान दावा किया है कि बीजेपी बिहार की सभी 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम पार्टी की योजना लगभग 25 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करने की है। यह साथ ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में जनता दल सेक्युलर के साथ चुनावी गठबंधन पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये जानकारी पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष उस्मान गनी ने मंगलवार को दी है। गनी ने कहा है कि पार्टी गठबंधन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाले जेडीएस के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव का जवाब देना बाकी है। उस्मान गनी ने कहा है कि पार्टी राज्य में करीब 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2018 से चुनाव में एआईएमआईएम ने जेडीएस का समर्थन किया था और कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब तक हमने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन होगा या नहीं, हमें इंतजार करना होगा। एआईएमआईएम किन पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं? इसके जवाब में हैदराबाद लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कांग्रेस ने से गठबंधन नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे मुझ पर झूठे और फिर निराधार आरोप लगाते हैं, इसलिए हम आगे को का देखेंगे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी याद दिलाया है कि साल 2019 के कर्नाटक लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, जहां कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। उन्होंने पूछा है कि क्या यह मुस्लिम वोटों के विभाजन का कारण था या फिर बीजेपी के लिए बहुमत मतों के एकत्रीकरण का कारण था। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने साल 2019 में कांग्रेस के दल बदलू की भी मदद से कर्नाटक में सरकार बनाई थी। तो दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु प्रकरण में फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार मनीष कश्यप पर एक और मामला दर्ज किया गया है। यानी कि मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है। मनीष कश्यप के खिलाफ समाज सेवी निशांत वर्मा ने ईओयू से लिखित शिकायत की थी। जब लिखित शिकायत में कहा था कि मनीष कश्यप ने 2016 में किसी आयोजन के दौरान महात्मा गांधी को गाली दी थी, जिसका वीडियो फुटेज भी उसने ईओयू को सुपुर्द किया था। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद ईओयू ने मनीष कश्यप के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों को पानी के लिए अब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ,
आपको बता दूं कि लगातार गिरता भूजल स्तर खेती के लिए ठीक नहीं है। यही एक बड़ा कारण है कि लगातार गिरते पानी के स्तर को लेकर के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए अमृत सरोवर योजना भी लाई गई है। आपको बता दूं कि जल के संरक्षण के लिए सरकार ने पिछले साल की अमृत सरोवर योजना को लॉन्च किया था। यह योजना किसानों के लिए लाभकारी है। लगभग 1 साल के बाद भी इस योजना पर तेजी से काम चल रहा है। जब देश भर के किसानों को लगातार पानी के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य के साथ 50,000 तालाब बनाने की योजना है। इसमें से 40,000 तालाब बनकर के तैयार भी हो चुका है। इससे किसानों को खेती के साथ मछली के पालन में भी मदद मिलेगी। अमृत सरोवर योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस योजना से जुड़ करके किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाए जा रहे हैं। इससे किसानों के फसलों की सिंचाई की चिंता दूर होने जा रही है। वहीं बिहार में भी 38 जिलों में 2852 अमृत सरोवर योजना बनाने का काम जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के मौके पर हुई घटना पर बिहार विधानसभा में कल दिन भर हंगामा जारी रहा। भाजपा विधायक इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष इसे बीजेपी की साजिश करार दे रहा था। यह बिहार विधानसभा में बीजेपी ने कहा, ताजिया पर फूल और रामनवमी जुलूस पर पत्थर, ये नहीं चलने वाला। या वैसे राज्य सरकार बिहार शरीफ और फिर सासाराम की घटना पर सदन के अंदर आधिकारिक वक्तव्य देना चाहती थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी इजाजत नहीं दी। बिहार विधानसभा में कल दिन भर बिहार शरीफ से लेकर के सासाराम में हुई घटना को लेकर के हंगामा होता रहा। सदन की कार्रवाई इसकी ही भेंट चढ़ गई। दूसरी पाली में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सरकार ने अपने विधेयक पास कराना शुरू कर दिया। इसी दौरान बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने इस घटना का मामला उठाया। संजय सरावगी ने कहा कि जिस तरीके से बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस पर घटना हुआ था, उससे यही लगता है कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। संजय सरावगी ने कहा है कि हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं। ताजिया पर फूल और रामनवमी के जुलूस पर पत्थर, ये नहीं चलेगा। इस पर सरकार को जवाब देना होगा, ये नहीं चलेगा। संजय सरावगी के बोलने के साथ ही सदन शोर शराबे में डूब गया। सदन में हंगामे के दौरान ही संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी बोलने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायकों ने सासाराम और बिहार शरीफ का मामला उठाया है। अगर विधानसभा अध्यक्ष अनुमति दें तो फिर सरकार आज ही इस मामले पर वक्तव्य देने के तैयार है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। लिहाजा शोर शराबे के बीच सरकार ने अपना विधेयक पास कर लिया है और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार शाम पटना की जिस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, उसके मंच पर लाल किला का बैनर लगाए जाने पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा समेत कई विपक्षी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बिहार विधान परिषद के सदस्य और फिर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इफ्तार पार्टी में लाल किले के पोस्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि तस्वीर लगाने से लाल किला नहीं मिलता, 272 से ज्यादा सीटें जीतने पर मिलता है। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इफ्तार पार्टी में गए, वहां लाल किले की तस्वीर लगी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी खाली है। तस्वीर लगाने से लाल किला नहीं मिल जाता। वहीं पर बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की सियासी साख लगातार घटती जा रही है। अब हमको लगता है कि बीमार हो गए हैं, बुजुर्ग भी हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको लाल किला का सपना दिखा रहे हैं। जब उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग नीतीश कुमार को लाल किला का सपना दिखा रहे हैं, वे लोग पिछली बार 2 ही सीटों पर सिमट गए थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखना चाहते हैं तो फिर देखने दीजिए, उनको कौन रोक रहा है। लाल किला बना करके प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो फिर उसने देखने दीजिए, कौन रोक रहा है उन्हें। लोग बधाई दे, वे चाहे तो फिर मस्जिद ही अपना ऑफिस खोल लें, मस्जिद में ही अपना ऑफिस खोल लें, कौन मना करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रामनवमी के दौरान बिहार के कई जिलों में हुई घटना को लेकर के मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब भी किसी राज्य में घटना होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। बिहार शरीफ में धार्मिक स्थल अजिजिया को आग के हवाले कर दिया गया और समुदाय विशेष की दुकानों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे बड़ी साजिश है। AIMIM नेता ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते थे कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है।
फिर भी वहाँ अशांति थी, जहाँ उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वे कल इफ्तार में चले गए, जहाँ वहाँ टोपी पहन ली, शॉल ओढ़ लिए, कुछ तो हमदर्दी दिखाते। ओवैसी ने कहा है कि ट्वीट से काम नहीं चलेगा। नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव में एक समुदाय विशेष में डर पैदा करना चाहते हैं। जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक आदमी जो वर्षों से मुख्यमंत्री है, इसे रोक नहीं पाए। मैं नीतीश कुमार और राजद सरकार के व्यवहार की निंदा करता हूं कि इस शैक्षिक संस्थान को जलाने और फिर धार्मिक स्थल पर हमले की रोकने की पूरी तरीके से विफल रहे हैं। इसके अलावा बिहार में एक समुदाय विशेष की संपत्तियों को लक्षित तरीके से जला दिया गया। तो दोस्तों बात करते हैं कि दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करना, इलाज कराना और स्कूल में समय से दाखिला कराने के लिए कैलेंडर तैयार किया गया है। कैलेंडर के अनुसार राज्य भर में दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें 0 से लेकर के 18 साल तक के दिव्यांग बच्चे शामिल होंगे। इस उम्र के दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करने के बाद उन्हें वैसी सभी सुविधाएं दी जाएगी जो दिव्यांगों के लिए जरूरी होगी। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त रूप से काम करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए देश भर में अभियान चला रही भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा करना मोदी सरकार की प्राथमिकता है। बीजेपी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। यह साथ ही वीडियो के जरिए संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मोदी सरकार ने 3 तलाक की कुप्रथा पर वार करते हुए 3 तलाक को संसद के जरिए गैर कानूनी घोषित करके देश की मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिलाने और फिर उनकी सुरक्षा का बड़ा और ऐतिहासिक काम किया है। इसमें राज्यसभा में 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करने के प्रस्ताव के पारित होने और फिर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण के साथ ही मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रियाओं को दिखाते हुए दिखा गया है। जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार की प्राथमिकता, सबकी सरकार, ये लिखा गया है उसमें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गतिविधियों पर राजनीतिक विश्लेषक नजर रखते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार करके एनडीए का दामन थाम सकते हैं? ऐसी चर्चा पटना से लेकर के दिल्ली तक हो रही है। इसकी कई वजह है, लेकिन हाल फिलहाल राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मुद्दे पर उनकी चुप्पी सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के विरोध कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने किया। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया, लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे। उनकी इसी चुप्पी के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मौके की नजाकत को समझ पाला बदल लेने का उनका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए लोग तरह तरह की अटकलें लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके करीबी लोगों का मानना है कि नीतीश बस कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश इस बात से नाराज है कि उनकी ओर से बार बार कहे जाने के बावजूद भी विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस ने कुछ ठोस नहीं किया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन द्वारा सामाजिक न्याय के नाम पर बुलाए गए सम्मेलन से भी खुद को अलग कर लिया। इसके पीछे वजह प्रशासनिक मजबूरी बताई गई। इसे लेकर के खूब अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि जेडीयू और अमित शाह ये कहते आए हैं कि अब दोनों दलों के बीच फिर से समझौता कभी नहीं हो सकता, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बात यह है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है और सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना या फिर सब्सिडाइज राशन योजना का फायदा ले रहे हैं, तो फिर आपको इस अपडेट के बारे में जरूर पता होना चाहिए जो खबर सामने आई है। हम राशन से जुड़ी जो खबर आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर के आप दंग रह जाएंगे। अलग अलग राज्यों में संचालित हो रही राशन की दुकानों पर राशन में मिलावट की जा रही है। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग राज्यों से लिए गए नमूने फेल हो गए हैं। यह सरकार की तरफ से कराई गई मंत्रालय की रिपोर्ट से साफ हुआ है कि राशन में मिलावट सरकारी गल्ले की दुकान चलाने वाले लोग कर रहे हैं। मिलावट करने वाले लोगों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। यह देश भर में यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा नमूने लिए गए। यह सबसे ज़्यादा बुरा हाल यूपी के नमूने का है। यह बिहार में भी यही हाल है। जब मंत्रालय की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार बीते साल देश भर में सरकारी राशन की दुकानों से 16,05,356 राशन इकट्ठा किए गए। इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र और फिर राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया जाने वाला राशन अलग अलग अधिकारियों की नज़र से गुजरता है। जब सरकार की तरफ से राशन की दुकानों पर पहुंचने वाले राशन की क्वालिटी बेहतर होती है। इन दुकानों पर मिलने वाले राशन की जब
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जांच की गई तो फिर पाया गया है कि दुकान वालों की तरफ से चीज़ों में मिलावट की जाती है, यानी कि गेहूँ चावल में मिलावट की जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का झूठा वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जब 3 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को तमिलनाडु पुलिस की मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप की पेशी हुई, जहां अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जहां तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट से और 7 दिनों की रिमांड की मांग की थी। इस मामले पर कोर्ट बुधवार 5 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। फिलहाल मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में मदुरई सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बुधवार को अगर तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप की रिमांड मिल जाती है तो फिर उसे फिलहाल बिहार नहीं लाया जा सकेगा। सूत्रों की माने तो 3 दिनों की पूछताछ के दौरान मनीष कश्यप ने तमिलनाडु पुलिस को फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में अहम जानकारी दी है। तमिलनाडु पुलिस के साथ बिहार पुलिस इस मामले में सभी अहम जानकारियां जोड़ने में लगी हुई है। पुलिस का मानना है कि मनीष कश्यप के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। उस नेटवर्क से जुड़े लोगों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जांच पड़ताल के दौरान बिहार पुलिस को मनीष कश्यप के खातों में मोटी राशि के लेन देन और फिर वित्तीय अनियमितता का पता चला है। इस मामले में भी पूछताछ की जा रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि OU ने मनीष कश्यप और फिर उसके यूट्यूब चैनल के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अलग अलग 4 बैंक खातों में कुल 42,11,937 रुपये जमा हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दौरे पर आकर के अमित शाह ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला। अब अमित शाह के आरोपों पर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए वे बिहार के राजभवन के अंदर ही अपना आवास बना लें। जब दिन में 10-10 बार राज्यपाल से बात करें, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक ट्वीट करके अमित शाह पर करारा पलटवार किया है। ललन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी को बड़का झुट्टा पार्टी बताया है। साथ ही राज्यपाल जैसे संवैधानिक पदों का दुरुपयोग करने का भी आरोप ललन सिंह ने बीजेपी अमित शाह पर लगाया है। ललन सिंह ने पहले ट्वीट में लिखा है कि माननीय गृह मंत्री जी, जुमलों झूठे वादों के कारण भाजपा ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। चुनाव से पहले जनता से किए गए वादों को सत्ता में पहुंचते जुमला कहते हैं। महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, बेरोजगारी पर बात करना छोड़ देते हैं। सब सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना, देश के सबसे बड़े 81,000 करोड़ के कॉरपोरेट घोटाले का मौन व्रत धारण कर लेने वाली पार्टी की तरफ से कोई देखेगा भी क्यों? हाँ, आपके पास कोई आवेदन लेकर के गया है क्या कभी? भाजपा के साथ जाने की सोचने की बात छोड़ दीजिए। बड़का झुट्टा पार्टी एक डूबती नाव है जिसका 2024 में डूबना निश्चित है। दूसरे ट्वीट में ललन सिंह ने लिखा है कि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, नवादा में आपके भाषण से स्पष्ट है कि बड़का झुट्टा पार्टी हताश हो गई है, बौखलाहट में है। आप महामहिम राज्यपाल से रोज दिन में 10 बार बात कीजिए, हम लोगों को क्यों तकलीफ होगी? बंगाल, केरल, महाराष्ट्र में लोग गवाह हैं, सब देख चुके हैं कि राज्यपाल जैसी संस्था का राजनीतिक उपयोग आप लोग किस तरीके से करते हैं। आप चाहे तो 2024 लोकसभा चुनाव तक अपना आवास राजभवन में ही बना करके रख लीजिए, कौन मना करता है। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के अवसर पर बिहार के सासाराम नालंदा में शोभा यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर के बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार से बिहार विधानसभा में जमकर के सवाल पूछा है। यह सरकार पर अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए विजय सिन्हा ने सवाल पूछा है कि आखिर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा पर ही क्यों पत्थरबाजी की जाती है, ताजिया के जुलूस पर पत्थरबाजी क्यों नहीं होती है। विजय सिन्हा ने विधानसभा में कहा कि जब शांति समिति की बैठक होती है तो फिर सभी धर्म के लोग मौजूद रहते हैं। जिस थाना क्षेत्र में ये घटनाएं हुई है वहां पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है, ऐसे में सरकार पहले से सजग क्यों नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये नहीं सुना है कि ताजिया के जुलूस पर कभी पत्थरबाजी हुई है, लेकिन रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है। दोस्तों बिहार में जातियों की पहचान अब कोड से तय होगी। जी हाँ, अब प्रत्येक जाति का अलग अलग कोड अंक के रूप में होगा। ये व्यवस्था जाति आधारित गणना में की गई है। जाति आधारित गणना के प्रपत्र के अलावा पोर्टल और ऐप जातियों के नाम के साथ ये विशेष अंक रहेगा। आपको बता दूं कि जब गणना कर्मी आपके घर गणना करने के लिए आएंगे तो
गन्ना कर्मी जाति पूछ करके ये अंक लिखेंगे। ये दूसरे चरण की गन्ना 15 अप्रैल से शुरू होने वाली है, जिसमें 215 और एक अन्य मिलाकर के कुल 216 जातियों की आबादी की गिनती होगी, जिसके लिए अधिकारियों से लेकर के गन्ना कर्मियों तक को 11 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसके बाद से अलग अलग समुदाय के सामान्य से लेकर के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए एक कोड होगा। इस कोड या फिर अंक का उपयोग भविष्य की योजनाएं के लिए तैयार करने, आवेदन और अन्य पोर्टल के रूप में किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर बनिया जाति का लें तो फिर बनिया जाति का कोड संख्या 124 है। बनिया जाति में सूरी, गोदक, मायरा, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केसरवानी, ठठेरा, कलवार, कमालपुरी वैश्य, माहौरी वैश्य, बंगी वैश्य, वैश्य पोद्दार, बरनवाल, अगरहरी वैश्य, कसोधन, गंधमनिक, बाथब वैश्य, गोलदार आदि शामिल है। कुल 216 जातियों में कोड की बात करें तो एक नंबर पर अगरिया जाति है, अन्य का कोड 216 है। 215वां कोड केवानी जाति के लिए है। अगर स्वर्ण जातियों की बात करें तो काश्यथ का कोड 22, ब्राह्मण के लिए 128, राजपूत के लिए 121, भूमिहार के लिए 144, कुर्मी जाति का अंक 25 तो कुशवाहा कोयरी का 27 है। और यादव जाति की बात करें तो इसमें गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण, गोला के लिए कोड संख्या 167 है। जाति जनगणना के लिए पटना में 12,831 गन्ना कर्मियों को 15 अप्रैल से 15 मई तक 73,52,729 लोगों की गणना करनी है। एक व्यक्ति की गणना एक ही स्थान से होगी। यदि कोई एक व्यक्ति 2 जगह से गणना लिखा दिया गया हो तो फिर ऐप या फिर पोर्टल उसे पकड़ लेगा। इस तरीके से दोहरी प्रविष्टि की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, यानी कि एक व्यक्ति कहीं 2 जगह गणना नहीं दे सकता है। इसके साथ 5 स्तर पर डाटा की जांच भी की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ जमीन की मांग नीतीश सरकार से की है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार को जल्द एक हवाई अड्डे की सौगात मिलेगी, जहां विस्तार के लिए जमीन देने में हिला हवाला का रवैया ठीक नहीं है। विमान प्राधिकरण को देर से दी गई है भूमि, वह भी विपरीत दिशा में दी गई है। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि राज्य सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए 15 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराएं ताकि राज्य को आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक हवाई अड्डे की सौगात केंद्र सरकार दे पाए। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि राज्यसभा में उनके प्रश्नों के उत्तर में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जो जानकारी दी उससे साफ है कि पूर्णिया हवाई अड्डे के विस्तार के लिए जमीन देने में राज्य सरकार हिला हवाला कर रही है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा विस्तार के लिए जमीन देने में देर की गई, जब भी दी तो फिर उत्तर के बजाय ठीक विपरीत दिशा में साइड में दी गई। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि विस्तारित हवाई अड्डे को एनएच से जोड़ने पर राज्य सरकार की सहमति हाल में प्राप्त हुई है। अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि की मांग के बारे में अभी तक कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बार बार पूर्णिया हवाई अड्डे का विस्तार करने के लिए जमीन उपलब्ध करा देने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार की पहल से ही पटना दरभंगा हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण हुआ है। अब पूर्णिया बिहेटा एयरपोर्ट का विस्तार होना है, इसमें अपेक्षित सहयोग करने में राज्य सरकार को तेजी दिखानी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के युवाओं में सिविल सेवा को लेकर के एक अलग ही क्रेज नजर आता है, लेकिन कुछ युवा इस धारणा को तोड़ करके अपनी कंपनियां भी खड़ी कर रहे हैं। इसमें से ही एक है शशांक कुमार, जहां उन्होंने महज 24 साल की उम्र में करीब 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर दी है। वह अपने इस स्टार्टअप की मदद से किसानों की मदद कर रहे हैं। शशांक कुमार के फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो वह मूल रूप से बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। उनके पिता बिहार नेशनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कर्मचारी और फिर माँ स्कूल टीचर थी। शशांक कुमार की स्कूलिंग नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल झारखंड से हुई है। यह IIT से पढ़ाई करने और फिर नौकरी के कुछ सालों बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। नेतरहाट से स्कूलिंग के बाद शशांक कुमार ने साल 2008 में IIT दिल्ली से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में BTech कंप्लीट किया है। साथ ही IIT दिल्ली के ही मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट से माइनर MBA की डिग्री भी ली है। इसके बाद शशांक कुमार ने मैनेजमेंट काउंसलिंग फर्म बीकन एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइन कर लिया है। यहाँ वह करीब 2.5 साल काम किया। साल 2011 में शशांक कुमार ने जॉब छोड़कर के IIT खड़गपुर के अपने एक पुराने दोस्त मनीष कुमार के साथ मिलकर के एक
नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन फार्म एंड फार्मर शुरू किया। इसके बाद साल 2012 में सोशल एंटरप्राइज ग्रीन एग्रीवेल्यूशन की स्थापना करके देहात की शुरुआत की। लेकिन ये सब उतना आसान नहीं रहा। शशांक कुमार जब किसानों से मिलने गए तो फिर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि 24 साल के लड़के के पास खेती की कोई खास नॉलेज भी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिला से सिंगर लगातार वायरल हो रहे हैं। जब कुछ दिन पहले अमरजीत जयकर ने अपनी आवाज के जादू से बॉलीवुड तक का सफर तय किया था, अब समस्तीपुर जिले की हिमांशु यादव सुर्खियां बटोर रहे हैं। हिमांशु यादव ने उस गली में कभी तेरा जाना भी हुआ गाना गाया था। जब सोशल मीडिया पर हिमांशु का ये गाना काफी तेजी के साथ वायरल हुआ। जब लोगों को हिमांशु की आवाज काफी पसंद आई, वही बॉलीवुड में भी हिमांशु की आवाज तक जादू चला। हिमांशु की आवाज को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हिमेश रेशमिया ने अलग पहचान दिलाई है। हिमेश रेशमिया ने हिमांशु को मुंबई बुलाया और मेरा अक्स गीत गाने का मौका दिया। हिमांशु यादव की आवाज़ में तेरा अक्स गाना रिलीज़ हो चुका है। जी हाँ, वही लोग हिमांशु का गाना रिलीज़ होने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके फैंस प्यार लुटा रहे हैं। हिमांशु यादव का जीवन संघर्षपूर्ण रहा। जब परिवार की तरफ से हिमांशु को किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया, हमेशा से ही मोटिवेट किया गया। हिमांशु यादव जब छोटे थे तो फिर उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जब उनकी मां ललई देवी ने हिमांशु के हुनर को तराशा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस के पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और उसे आरक्षण और पिछड़ा विरोधी बताया है। यह सोमवार की देर शाम हुए इस सम्मेलन में तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में सोमवार को अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित देश के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय के संघर्ष में हमें कई मंजिलें हासिल हुई, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण मुकाम बाकी है। इसी को देखते हुए बिहार में हमारी सरकार ने जातियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिए अपने संसाधन से जाति आधारित सर्वेक्षण प्रारंभ किया है। तेजस्वी यादव ने अपील की है कि कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्य भी ऐसा करेंगे तो फिर बेहतर समन्वय होगा तथा पूरे देश में संदेश जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज भी विपक्ष शासित राज्यों में ओबीसी का 27% आरक्षण सही से लागू नहीं हो पाया है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। झारखंड में हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 27% आरक्षण के लिए विधानसभा में कानून पारित कर दिया, लेकिन वहां भाजपा द्वारा भेजे गए राज्यपाल उनको अटका करके रखे हुए हैं। तमाम समान विचारधारा वाली पार्टियों को एकजुट होकर के पिछले दरवाजे से पिछड़ों की भलाई के लिए पारित कानूनों को अटकाने के विरुद्ध केंद्र के खिलाफ आंदोलन करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभुकों को राशि मिलने पर भी घर नहीं बना पाने का मामला उजागर हुआ है। ऐसे 400 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज हुआ है। अब इनसे दी गई राशि की वसूली की जाएगी। इसमें लाभुकों को अलग अलग किस्त की राशि का भुगतान हुआ था। जहां पटना जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बचे हुए 7,000 घरों को इस माह में कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जिन लाभुकों को राशि नहीं मिली है, उनके निर्माणाधीन घरों की स्थिति देख करके राशि का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुजफ्फरपुर, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर तथा रोहतास जिले में ओलावृष्टि और आंधी तूफान से कुल 54,022 हेक्टेयर में लगी सिंचित और असिंचित तथा बारहमासी फसलें बर्बाद हुई है। इन 6 जिलों की 299 पंचायतों के किसानों को बड़ी आर्थिक क्षति हुई है। यह सरकार की ओर से फसल क्षति के लिए 92 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह कृषि विभाग की ओर से
अभी फसल क्षति की राशि के लिए आवेदन की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। 299 पंचायतों के किसान फसल की क्षति की राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से बिहार के 6 जिलों में 92 करोड़ 2,31,000 रुपये की फसल क्षति का आकलन किया गया है। मुजफ्फरपुर में 73 करोड़ 37,90,400 रुपये की फसल क्षति का आकलन किया गया है। वहीं गया में 2 करोड़ 4,82,22,100, पूर्वी चंपारण में 4 करोड़ 41,26,000 की फसल बर्बाद हुई है। सीतामढ़ी में 5 करोड़ 88,37,000, शिवहर में 5 करोड़ 76,32,500 तथा रोहतास में 54,23,000 रुपये की फसल बर्बाद हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, भोजपुर, बक्सर सहित बिहार में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद की जाएगी। इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। खबर के अनुसार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विवेक कुमार ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साल 2023-24 के लिए गेहूँ की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी, जो 31 मई तक चलेगी। जहाँ आपको बता दें कि जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूँ की फसल को बेचना चाहते हैं, जो जल्द से जल्द पंजीकरण करा लें। या सरकार ने इस साल गेहूं की फसल को लेकर के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो पिछले साल से ज़्यादा है। दोस्तों अब बात करेंगे कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। 22 या फिर 23 अप्रैल को ईद मनाया जा सकता है। ईद को लेकर के और ख़ास बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के एक नेता ने अलीगढ़ प्रशासन से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की अनुमति मांगी है। इस संबंध में सपा नेता ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता यामीन खान ने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को एक पत्र सौंपा है। इसमें उन्होंने ईद के मौके पर नमाजियों के ऊपर 15 से 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की इच्छा जाहिर की है। यह फूलों की बारिश का ये खर्च सपा नेता खुद वहन करेंगे। सपा नेता यामीन खान ने बताया है कि ईद के मौके पर ईदगाह, शाह जमाल, जीवनगर, जमालपुर, जामा मस्जिद आदि जगहों पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा है कि अयोध्या, बनारस, मथुरा, मेरठ और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हो सकती है, या तो नमाजियों पर क्यों नहीं हो सकती है। आपको बता दूं कि सपा नेता ने कहा है कि नोएडा की एक कंपनी से बातचीत हो गई है। अगर प्रशासन से अनुमति मिलती है तो फिर वे 15 से 20 मिनट तक आसमान में फूलों की बारिश करेंगे। जी आपको बता दें कि फरवरी महीने में सपा नेता के भांजे की शादी थी। इसमें उनका भांजा दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से गया था। सपा नेता ने आगे कहा है कि 30 दिन रोजे, तरावी की नमाजें और खुदा की इबादत करने वाले नमाजियों का श्रद्धा के साथ सम्मान करना चाहता है। यह उन्होंने कहा कि अभी तक ईद पर कभी भी नमाजियों पर पुष्प वर्षा नहीं की गई है, या इस पर वह ऐसा करना चाहते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।